नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं और टॉपिक है भारत की विदेश नीति से संबंधित। और टॉपिक का नाम है क्वाड ग्रुप। दोस्तों, ये ग्रुप जो है ना एक नया ही फॉर्म हो रहा है अभी, और इसका अभी फॉर्म होने के लिए काफ़ी कुछ चर्चाएं चल रही हैं। ये ग्रुप के फॉर्म होने के बारे में चर्चाएं उस वक्त से ज़्यादा तेज़ हो गई जब भारत और चीन के बीच में गलवान घाटी का एक क्लैश हुआ। उस क्लैशेस के बाद भारत को अपनी सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एनालिसिस होने लगा कि कौन कितना पावरफुल है, कौन कितना तक होल्ड कर सकता है और भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी संदर्भ में क्वाड ग्रुप की उपादेयता और क्वाड ग्रुप के जो ना भविष्य और उसके साथ जुड़ी हुई फ़ायदे और नुकसान की चर्चाएं होने लगी। हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, क्वाड ग्रुप का जो नाम है वो क्वाड ग्रुप का नाम एक आया है क्वाड्रिटल से। क्वाड्रिटल का मतलब होता है चतुष्फलकी, मतलब जिसके चार पक्ष हों। कोई भी चीज़ है जो जिसके चार पक्ष हैं उसको कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के जो शुरुआत के चार शब्द अक्षर हैं QUAD, उससे क्वाड ग्रुप नाम दिया जा रहा है इसको। इसमें शामिल कौन कौन से देश होंगे? इसमें मेनली भारत, अमेरिका, जापान और सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया, इन चार देशों के शामिल होने की बात की जा रही है। सिर्फ इन्हीं चार देशों के शामिल होने की बात क्यों की जा रही है? क्योंकि जो मेनली चीन है, चीन के आसपास ये चारों देश हैं हिंद प्रशांत महासागर में। हिंद महासागर में भारत है और प्रशांत महासागर में एक तरफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और और जापान है। और चीन के उदय के साथ ही जो हिंद प्रशांत महासागर का जो रूट है, इस पूरे रूट पर एक तरह से अनिश्चितता की भावना छा गई है देशों में। और चीन की विस्तारवादी जो नीतियां हैं उनकी वजह से ये चारों देश ही परेशान हैं और इन चारों देशों के किसी न किसी रूप में चीन के साथ संबंध धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। इस वजह से इस ग्रुप के बारे में चर्चाएं कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। अच्छा, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है मालाबार युद्ध अभ्यास। ये 1992 से चला आ रहा है। 1992 में जब ये भारत और अमेरिका के बीच में शुरू हुआ मालाबार युद्ध अभ्यास, मालाबार एक्चुअली जो केरल वाला तट है उसे हम मालाबार बोलते हैं। तो केरल वाला तट है जो वहाँ पे भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच एक युद्ध अभ्यास होता है। उसके बाद इस युद्ध अभ्यास में जापान शामिल हो गया। तो भारत अमेरिका के साथ जापान शामिल होने के बाद ये त्रिपक्षीय युद्ध अभ्यास हो गया। अब इससे क्या हुआ कि हिंद प्रशांत महासागर के 3 बड़े लोकतांत्रिक देश आ गए। जापान ने इसमें ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का कई बार प्रपोज किया, जिसको भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है। अच्छा, जापान ने ऑस्ट्रेलिया को प्रपोज करने के पीछे उसके एक रीजन थे। उसने इस जो ना ग्रुप का एक क्षेत्रीय महत्व बताया कि जो ना इससे 4 देश एक मंच पर आ जाएंगे। जो शिंजो एबे प्रधानमंत्री थे उस समय जापान के, उन्होंने इसे स्वतंत्रता और समृद्धि का एक आर्क ऑफ फ्रीडम एंड प्रॉस्पेरिटी बनाने का प्रस्ताव रखा, क्योंकि इस देश के युद्धाभ्यास के साथ ही इसका जो ना इसका जो महत्व है वो क्या है? इससे एक समान विचारधारा वाले जो देश हैं, 4 देश, उनके बीच में लोकतांत्रिक मूल्य लगभग समान हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्य, सूचनाओं को साझा करना, पारस्परिक हित संबंधी नीतियों को बढ़ावा देना, ये इसका क्षेत्रीय महत्व है। इसके सदस्य राष्ट्र जो है ना एक खुले हुए मुक्त हिंद प्रशांत महासागर की जो ना कल्पना करते हैं, जिसमें कोई भी इंटरफ्रेंस न हो और अभी जैसे नौ परिवहन चल रहा है उसी तरह से भविष्य में भी चलता रहे। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? भारत इसमें अगर शामिल होता है, क्वाड ग्रुप में शामिल होता है, एक क्वाड ग्रुप बना लेता है, तो मतलब वो अपनी नीतियों में एक बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। अभी क्या है, भारत इन देशों स्पेशली चीन के साथ अपनी सिक्योरिटी को लेकर भारी चिंतित है। दूसरा, भारत को टेक्नोलॉजी और पैसा चाहिए, तो टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों चीन, अमेरिका और जापान तीनों से मिल सकता है। तीसरा, ये तीनों ही विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप्ड है, तो डिफेंस के सेक्टर में भी ये इनके साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग हो सकती है।
चौथी, लॉन्ग टर्म में बड़ी और भी किसी भी प्रकार की युद्ध या और समस्या या राजनीतिक समस्या के संदर्भ में, क्योंकि ये तीनों ही देश बड़े और लोकतांत्रिक देश हैं, तो इनके साथ जो है ना सूचनाएं साझा होने से और सामरिक दृष्टिकोण से एक साझेदारी बनने से भारत की स्थिति को एक स्थायित्व प्राप्त हो सकता है। भारत जो है ना एशिया पैसिफिक की जगह पे हिंद पैसिफिक जो वर्ड है ना उसका इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहता है कि ये जो एरिया है उसमें भारत की भी एक जो है ना महत्वपूर्ण उपस्थिति है। भारत को इससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि भारत को जो पूर्वी एशिया वाले देश हैं उनके साथ जुड़ने का एक जो है ना बेहतरीन तरीका मिल जाएगा, और उस पूर्वी एशिया के साथ साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश एक बड़े बाजार के रूप में भी एक मतलब बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में मिल सकते हैं। दूसरा क्या है कि भारत जो है ना अफ़गानिस्तान और जो मध्य एशिया के देश हैं उनकी जो अमेरिका की नीतियां हैं, उस अफ़गानिस्तान अमेरिका का जो पहलू चल रहा है उसमें भी एक रणनीतिक लाभ उठा सकता है अगर इस ग्रुप के साथ जो है ना ज्वाइंट करता है तो। दूसरा क्या है कि चीन की जो BRI पॉलिसी चल रही है जिसका भारत विरोध करता है, चीन ने ज़बरदस्ती जो हमारे कश्मीर से होकर रोड बना दी हैं और उस पॉलिसी का भारत विरोध कर रहा है, वो भारत एकदम खुल के उसका विरोध कर सकता है। भारत जो चीन इस समूह के माध्यम से स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो चीन की नीति है वो शायद आप स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति अगर आप पहले कहीं पढ़ाई किए होगे तो आपको पता होगा भारत के चारों तरफ जगह जगह पर चीन ने बेस बनाना शुरू कर दिए हैं। एक बेस बना दिया श्रीलंका में, एक बेस बना दिया मालदीव में, एक बना दिया पाकिस्तान में। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स की पॉलिसी है जो काफ़ी फेमस पॉलिसी है। उसका एक जो है ना मजबूत विकल्प तैयार कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है, उसको रोक सकता है, उसको संतुलित कर सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें चीन की जो ना मुकाबला करने वाली इकलौती शक्ति इस समय अमेरिका के अलावा और कोई बची नहीं है। अच्छा, इस क्षेत्र में अगर ये मजबूत ग्रुप बन जाता है तो भारत के क्या है, भारत के भी सैन्य अड्डे पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में होंगे और चारों देशों के साथ बड़ी साझेदारी होगी। चीन के प्रति शक्ति संतुलन भारत क्रिएट कर सकता है। चीन क्या कर रहा है कि इस क्षेत्र में जो छोटे छोटे देश हैं उनके साथ एक तरफा संधियां कर रहा है, उनमें निवेश करता है, उनके पोर्ट हत्या लेता है, उनकी जो ना के एक किसी देश का कोई बड़ा असेट हत्या लेता है, तो एक तरफा जो ना एक अटैक करता चला जा रहा है। जब ये क्वाड ग्रुप बनता है तो इस जो ना पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो चीन ने एक तरफ से पोर्ट और एयरपोर्ट और हथियाने की जो पॉलिसी अपना रखी है उसको रोका जा सकता है और चारों देश मिल करके उसको रोक सकते हैं। चारों देश क्या करेंगे कि एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करेंगे जिससे छोटे छोटे जो देश हैं जो चीन के झांसे में आकर फंस गए हैं उन्हें भी एक जो है ना सपोर्ट मिलेगा और वो अपने जो असेट्स बेचने पर जो है ना उतारू हो गए हैं चीन को, उनको एक विकल्प मिल जाएगा और वो क्वाड ग्रुप के सदस्य देशों को इसमें शामिल करेंगे जिससे एक संतुलन क्रिएट हो जाएगा। भारत के लिए क्वाड की आवश्यकता क्या है? देखिए, भारत के लिए क्वाड की सबसे बड़ी बात वही है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो भारत के लिए इसकी आवश्यकता ये है कि चीन की आक्रामकता का भारत भारी तौर पर शिकार है। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करने के बाद भारत के जो है ना एरिया इस पर धीरे 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 उनके एरिया को ग्रैप्स करना शुरू कर दिया। आज भारत लगभग 32 लाख किलोमीटर के आसपास का कितना है, अब 38,000 या 32,000 किलोमीटर का कुछ एरिया है, उसको चीन मतलब ग्रैप्स कर चुका है। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का थोड़े दिन पहले का। तो इतना बड़ा लैंड मास भारत का जिसको भारत क्लेम करता है एक बहुत बड़ा एरिया है और सभी को पता है वो चीन ने ज़बरदस्ती हथियाया है। इससे पहले चीन 1962 के युद्ध से पहले चीन के पास वो सब एरिया नहीं था, वो बहुत कम एरिया था। तो अच्छा, इसके अतिरिक्त क्या है, चीन के प्रभाव में लगातार वृद्धि हो रही है जिससे जो व्यापारिक मार्ग हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में दक्षिणी चीन सागर में, वहाँ पर चीन अब रुकावट पैदा करने की स्थिति में पहुँच रहा है। उसके खिलाफ एक संतुलन क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, चीन धीरे धीरे जो पाकिस्तान में उसने ग्वादर बंदरगाह बनाया, ईरान के साथ जो एक संधि करके चाबहार बंदरगाह जो इंडिया ने बनाया था उसमें भी हिस्सा लेने लग गया है। तो अरब सागर में भी चीन एक बड़ी उपस्थिति पैदा करने जा रहा है और इन व्यापारिक मार्गों पर भी धीरे धीरे उसके प्रभाव में वृद्धि भारत के लिए रुकावटें पैदा कर सकती है, आगे चल के एक डर पैदा कर सकती है। और इतना बड़ा लैंड बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं, चीन की बढ़ती हुई ताकत एक हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएटर है। ठीक है, दूसरा क्या है कि
नई विश्व व्यवस्था बन रही है। पहले अमेरिका के खिलाफ रूस खड़ा होता था, अभी क्या है, अमेरिका के खिलाफ चीन एक वास्तविक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ गया है और वो वास्तव में एक थ्रेट क्रिएट कर दिया है। चीन के खिलाफ एक चीन और रूस अब दोनों मिलते जा रहे हैं और एक दो देश और मिलके वो एक पूरा का पूरा एक नया जो है ना ध्रुव ही बना दे रहे हैं। उनके खिलाफ एक प्रति संतुलन बेहद ज़रूरी है। रूस भले ही हमारा मित्र देश है, लेकिन चीन के साथ जब आता है तो वो चीन की तरफ झुकने लगता है। 1962 के बारे में भी बोला जाता है कि रूस ने मतलब भारत का साथ नहीं दिया था। तो ऐसी स्थिति में हमें एक भले ही हम रूस के मित्र देश हैं, हमें बाकी देशों से भी अपना संबंध बढ़ाने होंगे और एक प्रति संतुलन हमें क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत का सीमा जो है ना विवाद बहुत ज़्यादा है, लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ में, और चीन इन सारे पड़ोसियों को अपने झांसे में लेता जा रहा है। पहले उसने पाकिस्तान के साथ जो ना संबंध सुधार लिए हैं, श्रीलंका के साथ संबंध सुधार लिए हैं, ठीक है। अब वो थाईलैंड, म्यांमार, इन देशों में भी अपनी आर्मी को डिप्लॉय करता जा रहा है। तो ये भारत के लिए भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। अब भारत के समक्ष इसमें चुनौतियाँ क्या हैं, देखिए। भारत के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो लद्दाख वाला एरिया है उसमें सीमा निर्धारण का कार्य चीन के साथ चल रहा है और तरह तरह की बातचीत चल रही हैं। अगर हम ये जो ना संगठन में इस युद्ध अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को भी बुला लेते, जिसका जापान और अमेरिका जोर दे रहे थे, तो वो एक तरह से चीन के लिए वार्ता की टेबल पे एक प्लस पॉइंट हो जाता और वो भारत से कहता कि तुमने एक एशियाई नाटो बना के रखा हुआ है हमारे खिलाफ। दूसरा बात यह है कि हिंद महासागर में वो आक्रामक रुख अपना सकता है। अभी क्या है, जैसे उसने चीन ने मालदीव और श्रीलंका में अपनी सेना का अड्डे बनाए, वहाँ पे अपनी नौसेना जब रखने की कोशिश की तो भारत ने कड़ा जवाब दिया और भारत ने कड़ा रुख अपनाया, जिसकी वजह से उसने वहाँ पे अपनी नेवी नहीं उतारी है। अब क्या है, हम अगर क्वाड ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इन देशों में अपनी जो ना नेवी उतारेंगे तो फिर हम चीन को किस मुँह से रोक पाएंगे। पूर्वी एशिया, अच्छा सबसे बड़ी बात क्या है कि पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में ना चीन और अमेरिका के बीच एक कोल्ड वार शुरू हो चुका है। अब इस वॉर कंडीशन में क्या है कि अमेरिका भी ये चाह रहा है कि भारत अगर जैसे आ जाए तो वो भारत को इस युद्ध में खींच सकता है, और भारत किसी भी युद्ध में दूसरे के लिए युद्ध में खींचने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपनी बहुत सारी समस्याएं हैं। अच्छा, चीन हम इस ग्रुप के साथ क्या आशंकाएं व्यक्त करता है जिसकी वजह से हम मतलब इस ग्रुप से थोड़ा सा खिंचते हैं। देखिए, चीन इसको सीधे सीधे एशियाई नाटो बोल रहा है। नाटो संगठन के बारे में आपको पता होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसमें कई सारे देश शामिल हैं और किसी भी एक देश पर अटैक होने पर दूसरे देश जो है ना ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसको एक एशियाई नाटो की संकल्पना बता रहा है और जिसमें बड़े देश शामिल हो रहे हैं जो चीन के खिलाफ है। देखिए, वैसे तो खुलेआम ही ये चीन के खिलाफ ही है, एक तरह से सभी लोग जानते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चीन के खिलाफ ही है। ये भारत तो अपनी व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा आदि के लिए इस ग्रुप की तरफ बढ़ रहा है। चीन लंबे समय से इन लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन का बड़ा विरोध करता रहा है। चीन ने आरोप लगाया कि इस ग्रुप का उद्देश्य चीन के उत्थान को रोकना है। और वो चीन, अगर ऑस्ट्रेलिया को हम शामिल करते हैं तो चीन सीधा सीधा बोल रहा है ये भारत का जो है ना चीन के खिलाफ उठाया हुआ कदम है। अब चीन के खिलाफ उठाया हुआ कदम है, हम चीन के खिलाफ कदम उठा भी रहे हैं और नहीं भी उठा रहे हैं वाली स्थिति है। हम चीन के खिलाफ डायरेक्ट कदम इसलिए भी नहीं उठा सकते क्योंकि चीन के साथ हमारे बहुत बड़े व्यापारिक हित हैं, व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं। बहुत बड़ी मात्रा में हमारा आयात निर्यात होता है चीन के साथ, स्पेशली आयात बहुत सारी चीज़ों का होता है और बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर है, तो उसके साथ डायरेक्ट दुश्मनी हम नहीं ले सकते। ये भारत की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो मानते हैं कि भारत को जो है ना क्वाड ग्रुप की जो फॉर्मेशन है उसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए और गंभीरतापूर्वक इसमें लिप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि जब एक हम बड़ी शक्ति बन जाएंगे, जब हम इन 4 देशों को मिला लेंगे तो एक बड़ी शक्ति बन सकते हैं, और जो बड़ी शक्ति बनेंगे वही इस जो ना आज के समय में प्रॉब्लम आ रही है उसको रोक सकती है। जब भारत का मतलब जो ना अमेरिका और जापान इस क्षेत्र में मतलब हिंद महासागर में भी अगर जो ना एंट्री कर जाते हैं, अगर हम क्वाड ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो उनकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। और भारत नहीं चाहता है कि हिंद महासागर में किसी भी देश की नेवी हो, क्योंकि भारत पहले से ही ऐतिहासिक रूप से आक्रमणों का शिकार रहा है।
इसलिए भारत इस क्षेत्र में दिल्ली की सत्ता पहले से ही फूंक फूंक के कदम रखती है। ये भी एक किसी भी ग्रुपिंग में, इस तरह की ग्रुपिंग में शामिल न होने का भारत का एक बड़ा उद्देश्य रहा है, और भारत जो ना अपने विकास की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहा है बजाय इस तरह के ग्रुपिंग के, क्योंकि हम पहले भी नाम जैसे संगठन में शामिल थे। तो अब अगर हम इस तरह का ग्रुप बनाते हैं तो नाम जैसे संगठन में हमारे शामिल रहने का कोई उद्देश्य नहीं रह जाएगा। अभी हमने अम्बन टोटा पे अपनी बार बार स्थिति बदली, हमने चीन को वहाँ पे नेवी को आने नहीं दिया, ठीक है। नेपाल में अभी इस तरह की प्रॉब्लम हुई जिसमें हमने चीन पर तरह तरह के आरोप लगाए, मालदीव में इसी तरह की प्रॉब्लम हुई, म्यांमार में रोहिंग्या मुद्दा हुआ, इन पर हमने अपने जो मतलब वक्तव्य हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं रखे, जिसका चीन ने फ़ायदा उठाया, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वाड ग्रुप जैसे ग्रुपों में शामिल होते हैं तो चीन फिर खुल के भी सामने आ सकता है और इन चीज़ों को मतलब हमारे खिलाफ एक्सप्लॉइट कर सकता है, क्योंकि अभी हम चीन को एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा असर रहता है। चीन एक्सप्लॉइट करने से भी डरता है, क्योंकि भारत कहीं खुलकर एक्सप्लॉइट न कर जाए। दूसरा, हम चीन के साथ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मंच हैं, जैसे SCO शंघाई सहयोग संगठन है, ब्रिक्स है जो बना हुआ है, रूस भारत चीन का जो संगठन बना हुआ है, कई सारे समूह हैं, एशियाई डेवलपमेंट बैंक वगैरह कई सारे हैं, उनमें सब में भारत चीन के साथ शामिल है। तो वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन बड़े समय में जो ना डेवलप हुए हैं, और इस तरह का ग्रुप बनाने के बाद ना इन देशों से भारत को निकलना ही पड़ेगा। तीसरी बात ये, और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात क्या है, अगर भारत इस तरह का एक ग्रुपिंग अमेरिका के साथ बनाता है तो भारत के सबसे बड़ी बात रसिया के साथ संबंध खराब होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। अगर इस तरह का कोई भी ग्रुप बनता है तो चीन के साथ संबंध खराब हुए, तो अब मैं वो आपको डिटेल में बता दिया। रसिया के साथ भारत के संबंध कैसे खराब होंगे, अगर हम अमेरिका के साथ ज़्यादा अपनी रक्षा समझौते करते हैं तो फिर हथियारों का आयात निर्यात हुआ वो अमेरिका के साथ बढ़ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ बढ़ जाएगा। तो रूस का फिर आयात कम होगा। रूस के जब भारत में आर्थिक हित ही नहीं रहेंगे तो रूस भारत की मदद क्यों करेगा फिर। अभी आपको पता होगा किसी भी तरह की कोई समस्या आने पर कम से कम 100 से ज़्यादा बार भारत के लिए जो है ना वीटो का इस्तेमाल कर चुका है UN में रूस। फिर हमारे पास ऐसी और टाइम टेस्टेड कंट्री है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा सहयोग करता है। फिर हम रूस से इस तरह की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अमेरिका एक टाइम टेस्टेड फ्रेंड नहीं रहा है हमारा, तो एकदम उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। वही बात है कि नई नई दोस्ती पे उतना भरोसा नहीं किया जा सकता है। रूस हुआ, अब तीसरा सबसे बड़ी दुश्मनी पल सकती है ईरान के साथ में। अमेरिका के दबाव में ऑलरेडी जो है ना भारत ने ईरान के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते लगभग ख़त्म से कर दिए हैं, जिसके बाद से ईरान नाराज़ है। लेकिन अगर हम इस तरह के, और ईरान पर बहुत सारे अमेरिका ने सेक्शन लगा रखे हैं जिससे वो लोग अमेरिका के खिलाफ बड़े नाराज़ हैं, और भारत ने अमेरिका की बात मान के एक तरह से अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। अब हम अगर जो ना इस तरह की ग्रुपिंग बनाते हैं ना तो चीन और ईरान के रिश्तों में एक ज़्यादा बड़ी गर्माहट आ सकती है, कि ऑलरेडी चीन ईरान के मुहाने पे पहुंच चुका है बाई रोड कनेक्टिविटी। चाबहार पोर्ट जो इंडिया तैयार कर रहा है उसमें चीन जो ना हिस्सेदारी पैसे के बल पे मांगने लग गया है, और चीन ईरान को फुल सपोर्ट कर रहा है। ऐसे केसेस में चीन के साथ चाबहार पोर्ट पर भी अगर चीन का कब्जा हो जाता है तो भारत को फिर अरब सागर से जो तेल के आयात निर्यात है उसकी आपूर्ति में दिक्कत आ सकती है। एक बहुत बड़ा संकट क्रिएट हो सकता है, क्योंकि पूरे अरब सागर में अभी तक हमारी मोनोपोली चलती है, कोई भी नेवी इतनी बड़ी नहीं है जो भारत को रोक सके। लेकिन इन दोनों पोर्ट पर अगर चीन का कब्जा होता है तो ये भारत के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। अब देखिए आगे की जो है ना वो क्या है कहानी। अभी हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की अनिश्चितता चल रही है उसके हिसाब से भारत को ऐसा माना जाता है कि क्वाड ग्रुप के साथ सम्मिलित होना ही पड़ेगा। क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना ही पड़ेगा, इन देशों के साथ में संगठन को मजबूत करना ही पड़ेगा, जिससे कि हम चीन को कंट्रोल कर सकें। तो भारत को फूंक फूंक के कदम रखा है, जैसे कि भारत ने मध्य एशियाई देशों में उनकी आपसी टेंशन रहती हैं लेकिन किसी देश के साथ संबंध खराब नहीं किए हैं, उसी तरह से क्वाड ग्रुप के साथ हमें चीन को संतुलित करने के लिए भी आगे भी बढ़ाना है, लेकिन इधर भी अपनी नीति को संतुलित रखना है। यह जो है ना एक बहुत ही विदेश नीति का स्पष्ट काम है, और ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ, अमेरिका के साथ हमारे ऑलरेडी सुरक्षा समझौते हो गए हैं जिसमें हम उनके बेसेस यूज़ कर सकते हैं, वो बाहरी बेसेस यूज़ कर सकते हैं। तो स्लोली हम उस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, और ध्यान में रखते हुए कि बाकी जगह हमें नुकसान न हो जाए। और ये एक ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से साम्यवादी चीन का उदय हो रहा है और जिस तरह की उसकी गतिविधियाँ, विस्तारवादी नीतियाँ हैं, उनको रोकने के लिए, भारत के अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए हमें बेहद ज़रूरी है कि हम इस तरह के संगठन में रुचि दिखाएं, और अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए हम आगे कदम बढ़ाएं। और भारत सरकार उसी दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और भारत सरकार
में सक्षम लोग हैं और डिसीजन लेने में सक्षम अधिकारी हैं, तो वो इन चीज़ों पर गौर से नज़र रखे हुए हैं और धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और होपफुली भारत के लिए जो बेस्ट होगा वो वही करेंगे, क्योंकि उन्हें हमारे देश, पूरे देश ने चुनकर जो नुमाइंदे भेजे हैं वो हमारे देश के भले के लिए ही भेजे हैं। और एक सक्षम सरकार हमेशा ही इन मामलों में अच्छी साबित होती है। तो अब होपफुली अगले 5 से 10 साल में देखते हैं क्या डेवलपमेंट निकल कर आती है, वो तो समय बताएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि अगर हम क्वाड ग्रुप में जो ना सम्मिलित होते हैं तो ये भारत की अगले कम से कम 50 साल की नीतियों को बुरी तरह से प्रभावित करेगा। नॉट ओनली विदेश नीति को प्रभावित करेगा, ये हमारी आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि अगर हम इन देशों के साथ ग्रुपिंग करते हैं तो हमारा जो आयात निर्यात इन देशों के साथ बढ़ेगा, हमें टेक्नोलॉजी शेयरिंग मिलेगी। एक सबसे बड़ी एंटी शिप जो सबमरीन टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमें जापान और अमेरिका के साथ मिलने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो हो सकता है मिल जाए। और इस तरह की और भी कोई डेवलपमेंट होती है तो हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।